हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम लोग RTS 14 यानी AITS 4 का सलूशन देखेंगे। इसमें जो सिलेबस था वो ये 3 टॉपिक यानी पूरी हीट आ रही है और शुरू कर लेते हैं इसको। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक थर्मोडायनेमिक साइक्लिक प्रोसेस गिवन है। PV डायग्राम है, दिख रहा है हम लोगों को, ये PV डायग्राम है और पीवी डायग्राम में प्रेशर पास्कल में, पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में, वर्क डन पूछ रहे हैं इन द प्रोसेस एज शोन इन द फिगर। तो साइक्लिक प्रोसेस का वर्क आप जानते हैं इंक्लोज्ड एरिया के इक्वल होता है और क्लॉकवाइज प्रोसेस है तो वर्क पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस होगी तो वर्क नेगेटिव होगा। तो उस हिसाब से सीधा वर्क इसका एरिया होगा। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस जो है वो 3 से 7 तक है यानी 4 है और हाइट जो है वो 150 से 500 यानी 350 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 700 जूल आ जाएगा। क्योंकि प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, तो आंसर जूल में आएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 700 जूल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टेम्परेचर एट विच the translational kinetic energy of oxygen molecules become triple than its value at 127 डिग्री सेल्सियस। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होती है हम लोगों को मालूम है, एवरेज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT पर मॉलिक्यूल। अगर लिखें तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी ये होती है, पर मोल लिखें तो RT आ जाएगा। अब कह रहे हैं एनर्जी को डबल होना, तो जैसे पहले इसको E मान लेते हैं, E1 या E मान लेते हैं, तो इसको E मान लिया तो E की वैल्यू 3/2 kT। बाद में कह रहे हैं एनर्जी डबल होनी है तो 2E हो गई। पूछ रहे हैं टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो 3/2 तो कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, टेम्परेचर T डैश मान लेते हैं। डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड करेंगे तो इधर ये साफ साफ लिख देते हैं, इसको हटाते हैं, डिवाइड करेंगे, पूरा लिख देते हैं प्रॉपरली। ये पहले एनर्जी E थी, अब कह रहे हैं एनर्जी को 2E होना है। किस टेम्परेचर पे ऐसा होगा, तो मान लेते हैं टेम्परेचर T डैश हो गया। डिवाइड कर दें, E से E कैंसिल, 3/2 K से 3/2 कैंसिल, तो 1/2 इक्वल टू T/T डैश, यानी नया टेम्परेचर पुराने टेम्परेचर के डबल होगा। पुराना टेम्परेचर 127 दिया था, लेकिन ये डिग्री सेल्सियस में है, इसको ध्यान रखिएगा, और हमें यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन में लिखना होता है। तो T डैश यानी नया टेम्परेचर होगा 2 टाइम्स पुराने टेम्परेचर के, और पुराना होगा 127 प्लस 273 केल्विन में। तो ये 300 प्लस 100 400 यानी ये 800 केल्विन आएगा आंसर, 800 केल्विन। अब केल्विन में आंसर जो दिए हुए हैं वो 800 केल्विन कोई दिया नहीं हुआ है। T डैश जो होगा वो 2T के इक्वल होगा। ये 300 400 आया तो 400 इंटू 2 800 केल्विन आ गया। अब 800 केल्विन आंसर जो दिया, अच्छा 3 गुना किया गया है, ये गड़बड़ हो गया, यहां इसको 3 गुना किया गया है तो ये 3E होगा, तो ये 1/3 आएगा। तो नया टेम्परेचर पुराने टेम्परेचर के 3 गुना होगा, और 3 गुना मतलब ये, तो ये जो होगा ये 3 टाइम्स होगा, ये 1200 केल्विन आएगा। अब 1200 केल्विन तो कोई दिया नहीं है, तो इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1200 माइनस 273, और इसको करेंगे तो ये आएगा 927 डिग्री सेल्सियस, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, कौन से सही कौन से गलत। कह रहे हैं वर्क इज डन बाय द सिस्टम इन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इट्स वॉल्यूम में इंक्रीज। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो जो हम कन्वेंशन फॉलो करते हैं अपना, अगर उस कन्वेंशन के हिसाब से करें तो वॉल्यूम में नहीं मस्ट इंक्रीज होना चाहिए। में इंक्रीज तब कर सकते हैं जब हम जनरल कन्वेंशन से करें, लेकिन हम लोग जो कन्वेंशन लेते हैं उसके हिसाब से वॉल्यूम सिस्टम का बढ़ता है तो सिस्टम वर्क करता है, तो यहाँ मस्ट होना चाहिए। और उसी तरह से थर्मोडायनामिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, म्यू इन ईटा RT/2। म्यू नंबर ऑफ मोल्स हैं, ईटा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती, तो इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के है। अब अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है किसी प्रोसेस में तो पक्का है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए।
है ना। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ मे बी, और प्रोसेस कैसा होगा, आइसोथर्मल। तो यहाँ पर कह रहे हैं मे बी आइसोथर्मल, अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो प्रोसेस मे बी, तो मे बी नहीं, मस्ट बी आइसोथर्मल होना चाहिए। हम वही कन्वेंशन के हिसाब से आंसर लिखेंगे जो कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं फिजिक्स में। तो उसके हिसाब से दोनों स्टेटमेंट में मे लिखा होने की वजह से दोनों में प्रॉपर कोई करेक्शन, मतलब प्रॉपर नहीं है, दोनों में ये होगा कि अगर वर्क पॉजिटिव है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ना ही चाहिए, और अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना ही चाहिए। उसके हिसाब से दोनों स्टेटमेंट में मे होने की वजह से गलती है, यहां लिखा होना चाहिए था वॉल्यूम विल इंक्रीज और प्रोसेस विल बी आइसोथर्मल, तो दोनों सही हो जाते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ इस हिसाब से दोनों गलत हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 400 केल्विन। एक आइडियल गैस का टेम्परेचर 100 केल्विन से बढ़ाकर 400 कर दिया गया। आरएमएस स्पीड ऑफ गैस जो है वो 100 केल्विन पे वी है, तो पूछ रहे हैं 400 केल्विन पे इसकी वैल्यू क्या हो। सीधा फार्मूला है, आरएमएस स्पीड का फार्मूला होता है √3RT/m। यहां से कह सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू √T है, यानी V1/V2 इक्वल टू √T1/T2। क्योंकि सेम गैस के मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो मोलर मास भी कांस्टेंट होगा। अब कह रहे हैं 100 केल्विन पे V थी, तो इसका मतलब यहां से लिख सकते हैं V1 की वैल्यू V दी है, V2 निकालना है। पहला टेम्परेचर 100 दिया है और बाद में टेम्परेचर 400 कर दिया गया, ये 0 0 कटेगा तो V/V2 आ जाएगा √1/4 यानी 1/2, तो V2 की वैल्यू हो जाएगी 2V, यानी बाद वाली स्पीड पहले वाली स्पीड के डबल हो जाएगी। तो फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड के डबल होगी, आंसर होगा 2V। A source supplies heat to a system at a rate of 1200 watt। 1200 watt का मतलब है डेल्टा Q बाई डेल्टा T की वैल्यू आपको 1200 वाट दी है। वाट मतलब जूल पर सेकेंड, मतलब सिस्टम को जो हीट देते हैं उसको डेल्टा Q से लिखते हैं। पर सेकेंड हीट दी जा रही कितनी, तो रेट ऑफ हीट लिखा हुआ है तो उसको डेल्टा Q बाई डेल्टा T लिख दिया। इफ द सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट द रेट ऑफ इतने, सिस्टम जो वर्क करता है उसका रेट है डेल्टा W बाई डेल्टा T, और वो 300 वॉट यानी 300 जूल पर सेकेंड है। तो कह रहे हैं देन द रेट एट विच इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, किस रेट से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, यानी पर सेकेंड इंटरनल एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा, यानी आपको निकालना है डेल्टा U बाई डेल्टा T। तो सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है, हम लोग को पता है, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। दोनों तरफ डेल्टा T से डिवाइड कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस फॉर्म में लिख देंगे। अब वैल्यू रख दो, ये 1200 है, ये आपको निकालना है, और ये 300 है। तो यहां से डेल्टा U बाई डेल्टा T आ जाएगा 900 जूल पर सेकेंड, यानी 900 वॉट। तो सही आंसर हो जाएगा 900 वॉट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब आर इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस। एयर के मॉलिक्यूल्स जो पर यूनिट वॉल्यूम थे, पर सेंटीमीटर क्यूब यानी पर यूनिट वॉल्यूम, उनकी संख्या 4 गुना कर दी गई। 4 × 10⁻20 से इनको बढ़ाकर 16 × 10⁻20 कर दिया गया। पूछ रहे हैं रेशियो ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर क्या असर पड़ेगा। तो जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मली समझ सकते हो, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल होती है। मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा टकराएंगे, जितना ज्यादा टकराएंगे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन का मतलब होता है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड। तो मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा होंगे कोलिजन उतना ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। तो F प्रोपोर्शनल टू N, N को 4 गुना कर दिया गया, 4 से 16 यानी 4 टाइम्स कर दिया गया, तो फ्रीक्वेंसी भी 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी फाइनल फ्रीक्वेंसी इनिशियल फ्रीक्वेंसी के 4 गुना हो जाएगी। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं रेशियो बताइए, रेशियो ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स बिफोर एंड आफ्टर। तो बिफोर F थी, आफ्टर F डैश है। F को F लिखा तो F डैश 4F होगा, 4 गुना। मॉलिक्यूल्स 4 गुना हो गए तो फ्रीक्वेंसी 4 गुना, और 1/4 0.25 आ जाए। तो यानी आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 0.25, है ना। आगे बढ़ते हैं।
द प्रेशर ऑफ ए गैस चेंजेस लीनियरली विद वॉल्यूम फ्रॉम पी टू क्यू। ये प्रेशर का ग्राफ आपको दिखाया गया है, पी से क्यू तक प्रेशर बदल रहा है, ये आपको दिखाया गया है। इफ नो हीट इज सप्लाइड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गैस, गैस को ना तो कोई हीट दी गई है और ना ही गैस से कोई हीट एक्सट्रैक्ट की गई, निकाली गई है। गैस ने ना कोई हीट रिलीज करी है ना एब्जॉर्व करी। देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, डेल्टा क्यू 0 है, सीधा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू 0 दिया है तो यहां से क्लियरली चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। आपको लगेगा सर इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला भी तो जानते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, तो बिल्कुल जानते हैं फॉर्मूला। डेल्टा यू का फॉर्मूला दो बताए थे, एक टेम्परेचर के फॉर्म में और एक प्रेशर वॉल्यूम के फॉर्म में। प्रेशर वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लिखें तो डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा -1। इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर वॉल्यूम सब आपको डायग्राम में दिया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम है गामा की। गामा नहीं दिया, गैस की एटॉमिसिटी बताई नहीं गई, गैस कौन सी है, तो फॉर्मूले से डेल्टा यू नहीं निकल पाएगा, उसके लिए गामा की जरूरत पड़ेगी और गामा नहीं दिया, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से निकालेंगे। डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा। और वर्क में आप देखो जो प्रेशर है वो वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, ग्राफ पीछे की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क नेगेटिव होगा, तो वर्क में एक और माइनस आएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। और वर्क आप जानते हो एरिया के बराबर होता है, तो ग्राफ पी से क्यू गया है तो पी से क्यू तक का ये वाला एरिया, ग्राफ के और वॉल्यूम एक्सिस के बीच का घिरा हुआ एरिया ले लेंगे, एरिया वर्क डन देगा। एरिया कितना होगा तो ये आसानी से निकाल सकते हो, एरिया आपको पता है, एरिया होता है, ये ट्रेपेजियम बन गया, ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हाफ पैरेलल साइड्स का सम। तो देखो ये वाली और ये वाली साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल, इनको जोड़ना है। ये 60 है और ये 20 है, जोड़ेंगे तो 80 आएगा। 80 किलो पास्कल है तो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 3 आएगा, तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया। इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आप अच्छी तरह जानते हो, ये डिस्टेंस दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये 100 से 250 है यानी 150 हो जाएगी। अच्छा यूनिट इसकी सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूब दी है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ये 150 इंटू 10 की पावर -6, अब ये मीटर क्यूब आ गया, ये पास्कल हो गया, ये मीटर क्यूब आ गया, तो आंसर जूल में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 1/2। 40, 80 को 2 से भाग करेंगे 40 आएगा, 40 को इसको लिख सकते हैं 84 इंटू 10 की पावर 4, और उसको लिख सकते हैं 15 इंटू या 1.5 इंटू 10 की पावर -4, इसको लिख सकते हैं ऐसे, 10 की पावर -4 प्लस 4 कैंसिल हो गए, 1.5 इंटू 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 जूल, तो सही आंसर होगा इसका 6 जूल, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, सिर्फ एरिया निकालना है। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ दिया गया है प्रेशर टेम्परेचर में, V1 V2 का रिलेशन बताना है। आपको पता है जब प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ दिया हो और ग्राफ स्ट्रेट लाइन आए, ओरिजिन से पास हो, तो हम कहते हैं ये आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और इस ग्राफ का स्लोप आपको पढ़ाया गया है, ये होता है μr/v, मतलब स्लोप वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो जिसका स्लोप कम होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। डायग्राम में दिख रहा 1 का स्लोप कम है, तो जिसका स्लोप कम उसका वॉल्यूम ज्यादा, यानी 1 का वॉल्यूम 2 से ज्यादा होगा, तो सही आंसर होगा V1 ग्रेटर देन V2, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसको और भी तरीकों से आपको क्लास में बताया, वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके वैसे भी पता कर सकते हैं। ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन दिया है, PV की पावर 3 इक्वल टू कांस्टेंट, पूछ रहे हैं इस प्रोसेस की मोलर स्पेसिफिक हीट बताइए। जब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन दिया होता है, PV में है, तो इसको कंपेयर करेंगे PV की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, और इससे n की वैल्यू आपको पता हो गई 3।
फिर किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो C होता है उसका फॉर्मूला मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस वन माइनस R अपॉन N माइनस वन। वैल्यू रख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। C आ जाएगा R अपॉन गामा, ये मोनोटॉमिक गैस है तो गामा 5/3 होगा, और माइनस R अपॉन N माइनस वन, N 3 दिया हुआ है तो ये 3 माइनस 1 होगा। ये 5/3 में से 1 जाएगा, 2/3 बचेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3R/2 माइनस ये 3 माइनस 1 2 होगा तो R/2, 3R/2 में से R/2 जाएगा तो ये R बचेगा। तो यानी C की वैल्यू R के बराबर होगी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। मैच करते चलिए। 8 moles of an ideal gas are present at 25 डिग्री सेल्सियस। 8 मोल हैं गैस के और वो 25 डिग्री सेल्सियस पर है। इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज इंक्रीज बाय 100%, 100% बढ़ा देने का मतलब है 2 गुना कर दिया गया। एंड वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड बाय 50%, रिड्यूस्ड बाय 50% मतलब 50% कम कर दिया गया, मतलब आधा कर दिया गया। तो पूछना है फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है जिसमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला ना लगता हो, सीधा आइडियल गैस इक्वेशन लगेगी या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगेगा। साफ साफ समझ में आ रहा है, आइडियल गैस इक्वेशन लगेगी, प्रेशर टेम्परेचर की बात हो रही है। अप्लाई करते हैं, PV इक्वल टू म्यू RT। दोनों डाटा रख दो, डिवाइड कर दो। पहले डाटा में प्रेशर को P मान लेते हैं, वॉल्यूम को V मान लेते हैं, मोल आपको 8 गिवन है, R को R लिखते हैं, टेम्परेचर 25 यानी 298 केल्विन हो जाएगा। बाद में कह रहे हैं प्रेशर को 100% बढ़ा दिया गया, इंक्रीज्ड बाई 100%। 100% बढ़ाने का मतलब है जितना था उतना ही बढ़ा दिया गया, मतलब दुगना हो गया। तो प्रेशर हो गया 2P। वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड बाई 50%, वॉल्यूम को 50% कम कर दिया गया, तो वॉल्यूम हो गया V/2। म्यू 8 ही रहा, ये R ही रहा, टेम्परेचर T हो गया। T पूछ रहे हैं कितना होगा, डिवाइड कर दो। ये 2 कैंसिल हुआ, PV कैंसिल हुआ, तो इधर 1/1 बचा, उधर R 8R कैंसिल हुआ, उधर बचा 298/T। यानी फाइनल टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, जितना पहले था उतना बाद में होगा, 298 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में बोलेंगे तो 25 ही रहेगा, तो सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, है ना, कोई चेंज नहीं होगा। ये डेंसिटी में और प्रेशर में ग्राफ बनाया गया, दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे डेंसिटी और प्रेशर में ग्राफ बनाया गया है। द डेंसिटी वर्सेस प्रेशर ग्राफ फॉर ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस एट 2 टेम्परेचर्स इज शोन इन द फिगर। करेंट रिलेशन बिटवीन T1 T2 का रिलेशन बताना है, डेंसिटी और प्रेशर का ग्राफ बना है। आप अच्छी तरह जानते हो कि डेंसिटी और प्रेशर में रिलेशन होता है P इक्वल टू ρRT/m या ρ इक्वल टू PM/RT। आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ चुके हैं हम लोग, आइडियल गैस इक्वेशन में ही ये वाली इक्वेशन पढ़ते हैं हम लोग, ρ इक्वल टू PM/RT। गैस फिक्स है, R तो कांस्टेंट होगा ही होगा, तो इसका मतलब यहां और प्रेशर में और इसमें ग्राफ बनाया गया। टेम्परेचर भी अगर कांस्टेंट हो जाए तो ρ प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा, यानी ρ प्रोपोर्शनल टू प्रेशर जो है वो तब होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, और तभी ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। तो एक बात तो पक्का पता चल गया कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ तभी आएंगे जब टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे। तो एक बार ये ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पे बनाया गया है, मतलब एक बार कंटेनर में टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया T1, फिर ग्राफ बनाया तो ये वाला आया। दोबारा टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया T2, ग्राफ बनाया तो ये वाला आया। जैसे पिछला ग्राफ अभी स्लोप से किया था वैसे इसको भी स्लोप से कर सकते हैं। देखो अगर ये ग्राफ बना है और इसका स्लोप पूछें तो ρ इक्वल टू PM/RT है, और इसका स्लोप पूछें तो आपको बताया था स्लोप होता है सीधे सीधे, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है तो स्लोप को चाहे dy/dx कहो या सीधे सीधे y/x कह देते हैं। कर्व स्लोप होता है तो dy/dx बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन होता है तो y/x। y का काम कौन कर रहा है, रो, x का काम कौन कर रहा है, p, तो ρ/p। और इस फॉर्मूले से देखो ρ/p कितना आएगा, m/RT। m और r कांस्टेंट है, यानी स्लोप प्रोपोर्शनल टू 1/t हो गया। तो जिसका स्लोप कम होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिसका स्लोप कम उसका टेम्परेचर ज्यादा। यहां दिख रहा है T2 का स्लोप कम है, T1 का स्लोप ज्यादा है। स्लोप T2 का कम है
तो जिसका स्लोप कम उसका टेम्परेचर ज्यादा, यानी T2 बड़ा होगा T1 छोटा होगा। तो आंसर आएगा T2 ग्रेटर देन T1, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसको आप बहुत तरह से कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके कर सकते हो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। हमने ऐसे इसलिए बताया क्योंकि इस तरह के सारे क्वेश्चन हमने स्लोप से कराए हैं आपको, तो ऐसे कर लिया। लेकिन स्लोप वाला मेथड तभी लगेगा जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होंगे। अब अगर ग्राफ कर्व फॉर्म में है तो फिर वो हॉरिजॉन्टल वाला तरीका ही बेटर रहेगा, है ना। खैर इसमें कह रहे हैं एक मोल आइडियल गैस है, उसका प्रेशर ये दिया हुआ है। अब कह रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर निकालो गैस का, गैस में कितना चेंज इन टेम्परेचर होगा। फाइंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ गैस व्हेन वॉल्यूम इज चेंज्ड फ्रॉम V0 टू 2V0। जब वॉल्यूम को V0 से बदल के 2V0 कर दिया गया तो टेम्परेचर में कितना चेंज होगा। तो देखो हमें मालूम है फार्मूला PV इक्वल टू म्यू RT से, आइडियल गैस इक्वेशन से टेम्परेचर का फार्मूला होगा PV बाई म्यू R। म्यू आपको 1 दिया हुआ है, मोल आपको 1 दिया है, तो म्यू तो 1 हो गया, तो यानी ये आ गया सीधे सीधे PV बाई R। अब चेंज इन टेम्परेचर का मतलब होगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। टेम्परेचर का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, फाइनल टेम्परेचर चाहिए तो प्रेशर वॉल्यूम सब फाइनल वाला रख दो, इनिशियल टेम्परेचर चाहिए तो प्रेशर वॉल्यूम सब इनिशियल वाला रख दो। तो फाइनल टेम्परेचर होगा फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम अपॉन R, ये होगा इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम अपॉन R। प्रेशर निकालने का इधर निकाल देते हैं, देखो प्रेशर इधर निकाल के दिखा देते हैं आपको इस तरफ। प्रेशर का एक्सप्रेशन आपको क्वेश्चन में दिया गया है P इक्वल टू, लिख देते हैं P नॉट अपॉन 1 प्लस V नॉट बाई V का होल स्क्वायर। P नॉट अपॉन 1 प्लस V नॉट बाई V का होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन दिया है। अब यहां V की वैल्यू रखनी है। अच्छा वॉल्यूम कहां से कहां चेंज हुआ है, तो देखो इनिशियल वॉल्यूम V नॉट दिया था, फाइनल वॉल्यूम 2V नॉट दिया। इनिशियल वॉल्यूम V नॉट है और फाइनल वॉल्यूम 2V नॉट है, ये दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से देखो तो यहां पर इनिशियल प्रेशर निकालोगे तो वॉल्यूम इनिशियल वाला रखोगे, 1 और V नॉट ये सब तो कांस्टेंट है, इनिशियल वॉल्यूम V नॉट, तो V की जगह V नॉट रख दिया, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया। अच्छा स्क्वायर केवल वॉल्यूम वाले टर्म का है, इसको करेक्शन कर लेते हैं, पूरे का स्क्वायर नहीं है, केवल वॉल्यूम वाले टर्म का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया। ये V नॉट बाई V नॉट 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, तो ये P नॉट बाई 2 आ गया। फाइनल प्रेशर निकालेंगे तो P नॉट अपॉन 1 प्लस V नॉट, और फाइनल वॉल्यूम आपको 2V नॉट दिया है तो V की जगह 2V नॉट रख दिया, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया। ये V नॉट कटेगा, 1 प्लस 1, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 1 प्लस 1/4 5/4 आएगा, 5/4 में 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये बचेगा 4P नॉट बाई 5। ये क्लियर हो गई बात है। अब वैल्यू रख दो, तो फाइनल प्रेशर है 4P नॉट बाई 5, फाइनल वॉल्यूम है 2V नॉट अपॉन R, माइनस इनिशियल प्रेशर है P नॉट बाई 2, इनिशियल वॉल्यूम है V नॉट बाई R। P नॉट V नॉट बाई R कॉमन है, कॉमन ले लो, बाकी सिंप्लीफाई कर लो। ये 8/5 बचेगा इधर, और इधर बचेगा 1/2, सॉल्व कर लो। तो डेल्टा T सॉल्व होकर आएगा, जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, P नॉट V नॉट बाई R, और 8/5 में से 1/2 घटाओगे तो ये आएगा 16 माइनस 5 यानी 11/10, 11/10 आएगा। तो आंसर आएगा 11 P नॉट V नॉट बाई 10R, ठीक है ना। तो सही आंसर होगा 11 P नॉट V नॉट बाई 10R, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कंसीडर PV डायग्राम फॉर फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस एज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मोस्ट। PV डायग्राम दिया है, PT डायग्राम, पीरो डायग्राम बनाना, P और रो में डायग्राम बनाना है।
अच्छा, यहाँ PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे दिया, ये हम अच्छी तरह जानते हैं ऐसा तब होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी ये आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो रही है। अब ग्राफ बनाना है P और रो में, तो आप अच्छी तरह जानते हो P इक्वल टू होता है रो RT बाई M, ये होता है, पता चली गया टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये सारे टर्म हो गए कांस्टेंट, ये सब हो गया कांस्टेंट, तो ये सारे टर्म कांस्टेंट हो गए, तो यहां से P प्रोपोर्शनल टू रो हो गया, और P प्रोपोर्शनल टू रो है तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ओरिजिन से पास करेगा, ये गलत हो जाएगा, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, ये गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट और सेकंड में से एक करेक्ट होगा। अब कौन सा करेक्ट होगा, दोनों एक ही जैसे बने, एरो का अंतर है, देखो इसमें एरो ऊपर जा रहा है, उसमें एरो नीचे आ रहा है। अब क्या होगा, तो देखो इस ग्राफ से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जब वॉल्यूम ये आगे जा रहा है ग्राफ, तो ऊपर से नीचे जाने पर यानी ए से बी जाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर घट रहा है, तो वो ग्राफ सही होगा जिसमें ए से बी जाने पर प्रेशर घटे। इसमें बी से ए ग्राफ जा रहा है और बी से ए जाने में, और इसमें ग्राफ ए से बी जा रहा है, ए से बी जाने पर प्रेशर घटे, और इसमें देखो ए से बी जाने पर प्रेशर घट रहा है, तो पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा है, तो सही ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला। इसमें बी से ए ग्राफ दिखाया गया, जबकि ग्राफ बी से ए गया ही नहीं, ग्राफ ए से बी गया है, ए से बी जाने पर प्रेशर घटना चाहिए, तो बी से ए जाने पर प्रेशर बढ़ेगा, वो बात ठीक है, लेकिन ग्राफ उल्टा बना है ना, हमारे ग्राफ में जो प्रोसेस है वो ए से बी की तरफ गया है, प्रेशर घटा है, और ए से बी की तरफ जाने का मतलब ग्राफ इस तरह से बनना चाहिए, ठीक है ना, तो सही ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला। प्रोसेस दिया गया है, पूछना है इसमें वर्क डन का क्या होगा, तो देखो इस प्रोसेस में ग्राफ पहले पीछे गया, पीछे जाने का मतलब वॉल्यूम घटा, वॉल्यूम घटा तो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव। बाद में ग्राफ आगे गया, आगे गया तो वॉल्यूम बढ़ा, और वॉल्यूम बढ़ा तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। वॉल्यूम घटता है कॉम्प्रेशन प्रोसेस, वर्क नेगेटिव, वॉल्यूम बढ़ता है एक्सपेंशन प्रोसेस, वर्क पॉजिटिव। तो पूछना क्या होगा, तो वर्क पहले नेगेटिव देन पॉजिटिव, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना, वर्क पहले नेगेटिव होगा बाद में पॉजिटिव होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चेक करते जाइए। कंसीडर ए मिक्सचर ऑफ 5 मोल्स ऑफ हीलियम गैस एंड 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, Cp बाई CV बताओ, Cp बाई CV यानी गामा बताना, मिक्सचर का गामा, मिक्सचर के गामा के लिए हम लोग अच्छी तरह से फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, μ1 प्लस μ2 अपॉन गामा मिक्सचर -1 इक्वल टू μ1 अपॉन गामा 1 -1 प्लस μ2 अपॉन गामा 2 -1। μ1 5 है, μ2 10 है, तो ये 5 प्लस 10 15 हो गए, गामा मिक्सचर हमें निकालना है -1, μ1 5 है और 5 मोल हीलियम के हैं, हीलियम, हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है, उसका गामा होता है 5/3 -1। 10 मोल ऑक्सीजन के हैं, ऑक्सीजन डाइएटॉमिक गैस है, उसका गामा होता है 7/5 -1। तो ये 15 आएगा, 5 से काट दो तीनों को, तो ये 5 से काटोगे 3 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 2 बचेगा, तो 3 बटे गामा मिक्सचर -1, तो 3 अपॉन गामा मिक्सचर -1, ये 5/3 -1 2/3 होगा, 3 ऊपर चला जाएगा 3/2, ये 7/5 -1 2/5 होगा, 5 ऊपर जाएगा तो ये 10/2 यानी 5 आ जाएगा। कैलकुलेट तो कर ही लेंगे, तो 3 अपॉन गामा मिक्सचर -1 ये करेंगे तो ये 3/2 प्लस 5 यानी ये 13/2 हो जाएगा, 13/2, तो गामा मिक्सचर -1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 6/13, तो गामा मिक्सचर आ जाएगा 1 प्लस 6/13 यानी 19/13, तो सही आंसर होगा 19/13 यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर एन आइडियल गैस इज इनकरेक्ट, कौन सा इसमें से गलत है, तो फटाफट चेक कर लेते हैं कौन सा गलत है। Cp माइनस CV/R सही होता है, R/N के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, CVR गामा -1 सही होता है, Cp गलत लिखा है, Cp का फॉर्मूला होता है गामा R अपॉन गामा -1, यहां +1 लिखा है इसलिए गलत है, तो अपना आंसर फोर्थ हो गया, ठीक है ना। मैच करना है आइसोबारिक प्रोसेस, अब कौन सा मैच करो,
तो आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट सेकंड करेक्ट हो जाएगा। और एडियाबैटिक में नो हीट इंटरेक्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो डी का 1 और ये सॉरी ए का 4, तो इसमें 3 लिखा, ये नहीं होगा। बी का 3, तो बी का 3, इसमें बी का 2 लिखा, ये नहीं होगा। सी का 2, तो सी का 2 सेकंड ऑप्शन में, तो फर्स्ट भी नहीं होगा, तो सही आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है ना। चेक कर लो। A gas mixture consists of 4 moles of oxygen and 6 moles of helium. Temperature T. Assuming the gases to be ideal and oxygen bond to be rigid, the total internal energy of the mixture. ऑक्सीजन बॉन्ड को रिजिड इसलिए बोला गया है, वो रिजिड होंगे तो बॉन्ड टूटेंगे नहीं, तो गैस डायटोमिक है, डायटोमिक रहेगी। टूट गया ऑक्सीजन बॉन्ड तो गैस मोनोटोमिक हो जाएगी, O2 से 2O बन जाएगा। अब इसमें कह रहे हैं बताइए इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर के इंटरनल एनर्जी लिखना है तो दोनों के इंटरनल एनर्जी को लिख के जोड़ दो, तो इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ हीलियम। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, वो होता है म्यू ईटा RT बाई 2। ईटा होते हैं नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ऐड कर दो। O2 के लिए म्यू कितना दिया ऑक्सीजन के 4, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ईटा, डायटोमिक गैस है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 होंगी, RT बाई 2। हीलियम के लिए म्यू कितने दिए 6, मोनोटोमिक गैस है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होंगी, RT बाई 2। ये 20/2 10 आएगा, या 18/2 9 आएगा, तो 10 + 9 19 RT आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर होगा थर्ड वाला 19 RT, है ना। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is an equivalent cyclic process? PV ग्राफ को PT ग्राफ में कन्वर्ट करना है, कौन सा सही ये पूछ रहे हैं। 1 से 2 को उन्होंने बोला है आइसोथर्मल मान लो, ना भी बोलते तो हम आइसोथर्मल मानते, अगर नहीं मानेंगे तो कन्वर्ट ही नहीं कर पाते। तो 1 से 2 आइसोथर्मल है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा 1 से 2 में, और साथ में प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, ये जानकारी इससे मिल रही है। प्रेशर बढ़ा 1 से 2 में, वॉल्यूम घटा। अब 1 से 2 वाला प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो जब पीटी ग्राफ बनाएंगे, अच्छा प्रेशर ऊपर है, नहीं 1 से 2 की बात कर रहे हैं, 1 से 2 में प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसमें कह रहे हैं कि पीटी ग्राफ बनाओ। तो पीटी ग्राफ में जब टेम्परेचर का ग्राफ बनाएंगे और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आपको पता है जो पैरामीटर कांस्टेंट होता है, ग्राफ उसके परपेंडिकुलर बनता है, तो यहां ग्राफ टेम्परेचर के परपेंडिकुलर होगा। ये वाला नहीं है तो नहीं होगा, ये वाला ग्राफ भी टेम्परेचर के परपेंडिकुलर नहीं है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, टेम्परेचर के परपेंडिकुलर आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब टेम्परेचर के परपेंडिकुलर एक दूसरा ग्राफ है, एक पहला तीसरा ग्राफ है। ग्राफ 1 से 2 गया है और 1 से 2 में वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये ग्राफ उन्होंने 2 से 1 दिखाया है, तो ऐसे ही गलत है। 1 से 2 ग्राफ जाए और 1 से 2 में वॉल्यूम बढ़े और प्रेशर घटे, सॉरी क्या है 1 से 2 में, 1 से 2 में प्रेशर वॉल्यूम बढ़ रहा है, उल्टा लिख दिया हमने, है ना, वॉल्यूम उल्टा लिख दिया। 1 से 2 में देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है एंड प्रेशर घट रहा है ना, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एंड प्रेशर इज डिक्रीजिंग, दिख रहा है। तो ऐसा ग्राफ होगा जिसमें प्रेशर घटे और वॉल्यूम बढ़े। तो देखो 1 से 2 में इसमें प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन ही नहीं, वॉल्यूम प्रेशर घट रहा है, तो सही ऑप्शन होगा थर्ड वाला, और आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। ग्राफ बनाना सिखाया है क्लास में, बना ही सकते हैं, और सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है ना। आगे बढ़े। ये 2 से 1 है, 2 से 1 प्रोसेस गया ही नहीं, प्रोसेस तो 1 से 2 गया है। स्टेटमेंट्स दिए हैं, सही बताना है। पहला स्टेटमेंट है एवरेज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी एट ए गिवन टेम्परेचर इंक्रीजेज एज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेज। एवरेज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 म्यू RT। 1 मोल का लिखना है तो 3/2 RT, म्यू मोल्स का लिखना है तो म्यू RT। इसमें गैस की एटॉमिसिटी का यूज ही नहीं हो रहा है,
यानी एवरेज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी गैस की एटॉमिसिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो एटॉमिसिटी बढ़ाओ या घटाओ, और एटॉमिसिटी बदलेंगी तभी तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बदलेंगी, और इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ गई यानी एटॉमिसिटी बदल गई। तो एटॉमिसिटी बदले लेकिन एवरेज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाला टर्म ही नहीं आता है। तो चाहे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़े चाहे घटे, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें लिखा इंक्रीज हो जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा लिखा द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब बात कर रहे हैं सीपी बाई सीवी की, यानी गामा की बात कर रहे हैं। सीपी बाई सीवी गामा होता है। इंक्रीजेज एज द एटॉमिसिटी इंक्रीजेज, कह रहे हैं गामा बढ़ जाता है जब एटॉमिसिटी बढ़ती है। एटॉमिसिटी का मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ती है। भाई एटॉमिसिटी बढ़ेगी तो ईटा बढ़ जाएगा। मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होती है। अब एटॉमिसिटी बढ़ी, डायटॉमिक गैस हो गई तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ गई, 5 हो गई। पॉलीटॉमिक गैस में 6 हो जाती है, या 5 होती है 6 होती है। तो गामा कह रहे हैं एटॉमिसिटी बढ़ने का मतलब ईटा बढ़ने पर गामा बढ़ेगा। गामा का रिलेशन ईटा के साथ आप जानते हो 1+2 ईटा होता है। ईटा बढ़ेगा तो गामा घटेगा, यानी एटॉमिसिटी पर गामा डिपेंड तो करता है लेकिन एटॉमिसिटी बढ़ने पर गामा घटता है। यहां लिखा बढ़ेगा तो गलत हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो कोई भी सही नहीं है, नीदर 1 नॉर 2। तो सही ऑप्शन होगा 4th वाला, ठीक है ना। A certain process is established by this relation, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, PV की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट। If heat Q is given to a monatomic gas, मोनोटॉमिक गैस को हीट Q दी गई, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W लिख लेते हैं पहले से। डेल्टा Q की वैल्यू Q दी गई, कह रहे हैं अंडर दिस प्रोसेस लीड्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस विच इज इक्वल टू Q/4। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ वो Q/4 है। तो पूछ रहे हैं वैल्यू ऑफ x बताओ। सिंपल है, वर्क डन निकाल लेंगे, यहां से कितना हो गया 3Q/4। अब बहुत तरीकों से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। देखो वर्क डन के फॉर्मूले में x आता है, वर्क डन का फॉर्मूला याद करो, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या लिखाया है, -μr डेल्टा टी अपॉन x -1। n-1 लिखवाते थे हम लोग, जो कि पीवी की पावर n होता था। अब यहाँ n की वैल्यू क्या दे दी गई है, x, तो x -1, और ये किसके इक्वल दिया है 3Q/4, है ना, ये निकल आएगा यहां से। अब Q, इसमें डेल्टा U कितना दिया है Q/4, डेल्टा U की वैल्यू Q/4 दी है। इसको पूरा दोबारा लिखते हैं तो क्लियर समझ में आएगा क्या लिख रहे हैं। क्वेश्चन में डेल्टा U दिया है आपको Q/4, वर्क डन हम लोगों ने खुद निकाला और ये आया 3Q/4। डिवाइड कर लो दोनों को, क्योंकि म्यू नहीं पता, टेम्परेचर नहीं पता, तो हमें इस फॉर्म में जाना पड़ेगा। Q कैंसिल, 4 कैंसिल, ये 1/3 आया। यहां से कह सकते हैं डेल्टा W इक्वल टू 3 डेल्टा U आ जाए, फॉर्मूले की वैल्यू रख दो। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला लिखवाया गया है -μr डेल्टा टी अपॉन n-1, और n की वैल्यू x है तो x -1। डेल्टा U का प्रोसेस दुनिया की हर गैस के लिए, हर आइडियल गैस के लिए, कोई भी प्रोसेस दुनिया का हो, आइडियल गैस है तो डेल्टा U का फॉर्मूला सेम रहता है, और वो होता है μr डेल्टा टी अपॉन गामा -1। μr डेल्टा टी हो गया कैंसिल, तो ये x -1 की वैल्यू यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x -1 आ जाएगा -3 टाइम्स गामा -1, सॉरी x -1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा माइनस गामा -1, गामा -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस गामा, और बाई 3 ये आ जाएगा। तो x की -1 में वैल्यू रखोगे तो 1/3 गामा 1 माइनस गामा, गामा कितना होता है, गैस कौन सी है, मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस में गामा 5/3 होता है, ये रख दिया। 1 माइनस 5/3 करोगे तो माइनस का 2/3 आएगा, तो इधर लिखे दे रहे हैं, कहीं जगह ऊपर लिख दे रहे हैं। x -1 की वैल्यू आ गई, वो आएगा माइनस का 2/3 और प्लस का 1/3 मल्टीप्लाई होगा तो -2/9।
x आ जाएगा 1 माइनस 2/9, यानी आंसर आ जाएगा 7/9। तो सही आंसर हो जाएगा 7/9, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें बस ये था कि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे, क्योंकि म्यू नहीं पता, डेल्टा टी नहीं पता, तो इनको हटाना पड़ेगा। तो चूंकि क्यू की इंफॉर्मेशन है, डेल्टा यू की इंफॉर्मेशन है, डेल्टा डब्ल्यू की इंफॉर्मेशन है, दोनों का फॉर्मूला लगा के डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा टी और म्यू सब कैंसिल हो गया। ठीक है ना। तो सही आंसर होगा 7/9। In an isothermal expansion at temperature T, the work done in expanding a gas from 2V to 5V is W. 2V से 5V करने में वर्क W हुआ, तो आपको मालूम है W का फॉर्मूला होता है 2.303 μRT log फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। ये आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है। अब जो कंडीशंस दी हैं वो अप्लाई कर दो। पहली कंडीशन दी है कि वर्क जो है उसमें वॉल्यूम कहां से कहां चेंज हुआ है, 2V से 5V, तो वर्क होगा 2.303 μRT लॉग फाइनल वॉल्यूम है 5V इनिशियल 2V, V कैंसिल हुआ, 5/2 बचा। बाद में वर्क डन निकालना है, W डैश मान लेते हैं। टेम्परेचर अगेन T है, सेम है, तो 2.303 μRT लॉग फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल। फाइनल 25V है और इनिशियल 10V है। V तो कैंसिल हो ही जाएगा, और ये भी कैंसिल करोगे तो 5/2 ही तो आ जाएगा, 25/10, 25/10, 5/2 आ जाएगा, तो बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर हो जाएगा यानी ये वर्क भी किसके बराबर हो जाएगा, W के। W की वैल्यू दी हुई है log 5/2, और इसमें भी क्या आ जाएगा, log 5/2, बाकी सब कुछ सेम है, तो वर्क W के बराबर ही आएगा, यानी सही आंसर होगा फोर्थ वाला, वर्क W के ही बराबर होगा। ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस इज डबल्ड आइसोथर्मली। डायटोमिक गैस के वॉल्यूम को डबल कर दिया गया आइसोथर्मली। टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डबल कर दिया गया। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रोसेस होता है PV इक्वल टू कांस्टेंट, ये लिख लिया। पूछना है इंटरनल एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा, तो आपको मालूम है इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बाकी कुछ भी बदले, इंटरनल एनर्जी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो EU प्रोपोर्शनल टू T है, तो U रिमेन्स अनचेंज्ड। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस विच हैज अब्सॉर्ब्ड 4 किलो कैलोरी ऑफ हीट एंड हैज डन 4000 जूल ऑफ वर्क। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। गैस ने 4 किलो कैलोरी हीट को एब्जॉर्व किया है। 4 किलो कैलोरी, हम लोग सब टर्म सेम यूनिट में रखेंगे। वर्क जूल में दिया है, हीट किलो कैलोरी में दी है, तो इसको जूल में बदलो, आंसर भी जूल में आ रहा है, तो 4 किलो कैलोरी मतलब 4000 कैलोरी, और जूल में बदलने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेल्टा U निकालना है, तो डेल्टा U को डेल्टा U लिख दिया, और वर्क डन आपको दिया है 4000 जूल, तो इसको 4000। अब डेल्टा U सॉल्व कर लो, तो डेल्टा U सॉल्व करोगे तो ये इधर आ जाएगा, तो 4000 इंटू 4.2 माइनस 4000, 4000 कॉमन हो जाएगा, 4.2 माइनस 1 यानी 3.2 आ जाएगा, तो बस सॉल्व कर लो भी। तो डेल्टा U आएगा, 4000 को लिख सकते हो 4 इंटू 10 की पावर 3 किलो जूल हो जाएगा, 4.2 में से 1 जाएगा 3.2 किलो जूल, मल्टीप्लाई कर लो तो 12.8 आ जाएगा। सही आंसर होगा फोर्थ वाला, 12.8। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 12.8 किलो जूल, यूनिट का ध्यान रखना था। Given below are the two statements. In an adiabatic process, the change in internal energy of a gas is equal to work done on or by the gas. Adiabatic process में डेल्टा Q 0 होता है, तो जाहिर सी बात जब ये 0 है तो डेल्टा U किसके इक्वल हो गया, माइनस डेल्टा W, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है। वर्क डन चाहे ऑन द गैस हो चाहे बाय द गैस हो, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया करेक्ट। सेकेंड में कह रहे हैं द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज इनफाइनाइट।
एडियाबैटिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट होती, ये कह रहे हैं। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा और डेल्टा क्यू जीरो होगा तो सी जीरो आ जाएगा, और इसमें इनफाइनाइट लिखा गलत है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में जीरो तो गलत हो ही गया। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो होगा तो सी इनफाइनाइट होगा, तो उल्टा लिखा है। आइसोथर्मल में इनफाइनाइट होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में जीरो, यानी सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया। तो 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स, यानी सही ऑप्शन होगा थर्ड वाला। तो थर्ड स्टेटमेंट इज द राइट आंसर, थर्ड वाला करेक्ट होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है किसी मटेरियल की, वो सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो 26 का फोर्थ ऑप्शन। कह रहे हैं सी ग्राफ बनाइए कॉम्प्रेसिबिलिटी में और प्रेशर में कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कॉम्प्रेसिबिलिटी में और प्रेशर में ग्राफ बनाना है। कॉम्प्रेसिबिलिटी हम लोग जानते हैं जो होती है वो 1 बल्क मॉडुलस होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर होता है, तो C 1/P हो गया। दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और वो ये वाला है, तो यही सही आंसर होगा। तो फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। A perfect gas at 127 degree Celsius is heated at constant pressure. Pressure constant है, so that to triple its volume. वॉल्यूम को ट्रिपल कर दिया गया। इंक्रीज इन टेम्परेचर बताइए। प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, आइसोबारिक। आइडियल गैस इक्वेशन से जब प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। जब वॉल्यूम को 3 टाइम्स कर दिया गया है तो टेम्परेचर भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 127 था, उसके 3 गुना हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये केल्विन का टेम्परेचर 3 गुना होता है, तो वो डिग्री सेल्सियस में है। तो हम कहेंगे इनिशियल टेम्परेचर था 127 डिग्री सेल्सियस, यानी 300 यानी 400 केल्विन। तो फाइनल टेम्परेचर 3 गुना होगा तो 1200 केल्विन हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो वो आएगा 927 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो आंसर में 927 आता, लेकिन वो टेम्परेचर नहीं पूछ रहे हैं, वो इंक्रीज इन टेम्परेचर पूछ रहे हैं। बढ़ा कितना, तो पहले 127 था, अब 927 हो गया, तो बढ़ा कितना, T2 माइनस T1। तो 927 माइनस 127 यानी 800 डिग्री सेल्सियस। ये गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं, ध्यान देना रहता है इस पे। आंसर हो जाएगा 800 डिग्री सेल्सियस, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 5 गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड ये दी हुई है, कह रहे हैं आरएमएस स्पीड बता दीजिए। सीधा फॉर्मूला लगाना है। आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला होगा अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस v4 स्क्वायर प्लस v5 स्क्वायर अपॉन n। पहले मॉलिक्यूल की स्पीड 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16/5। जोड़ोगे तो ये 36 4 40, 56 65, 90/5, रूट 18 आ जाएगा। और 18 का रूट लोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज, 4 मोल्स हैं हाइड्रोजन गैस, मिक्स्ड विथ 2 मोल्स हैं नियॉन गैस। द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज। सीपी निकालना है, मिक्सचर का सीपी। मिक्सचर के सीपी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सीपी मिक्सचर होता है, क्लास में पढ़ा है, सीधा फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। μ1 CP1 प्लस μ2 CP2 अपॉन μ1 प्लस μ2, सीधा फॉर्मूला होता है ना।
अब Cp1 Cp2 लिख लेते हैं, तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। Cp का फॉर्मूला हम जानते हैं किसी गैस के लिए होता है ईटा प्लस 2r/2। कई सारे फॉर्म में लिख सकते हैं, सबसे आसान डिग्री वाला होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाला, तो ईटा प्लस 2r/2। जो पहली गैस है हाइड्रोजन, वो डायटॉमिक गैस है, तो उसका जो Cp1 होगा डायटॉमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है 5, तो ईटा के वैल्यू 5 रखेंगे, 5 + 2 7, तो ये 7r/2 आ जाएगा। और जो दूसरी गैस है वो नियॉन है, वो मोनोएटॉमिक गैस है, और मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होती है, तो ईटा की जगह 3 रखेंगे, तो 3 + 2 5, ये 5r/2 आ जाएगा। ये पता हो गया। अब वैल्यू रख लो। अब वैल्यू रखोगे आप यहां पर, तो μ1 पहली गैस के मोल वो 4 हैं, Cp1 पहली गैस का Cp वो 7r/2 है, प्लस μ2 वो दूसरी गैस के मोल 2 हैं, और Cp2 वो दूसरी गैस का Cp वो 5r/2 है, अपॉन μ1 + μ2, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। ये 2 से 2 कटेगा, ये 2 से 2 कटेगा, तो ये 14r + 5r 19r/6, तो आंसर आएगा 19r/6, यानी सही ऑप्शन होगा थर्ड वाला, थर्ड 19r/6 है ना, 30 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल ऑफ रेडियस r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है √2πn⁻d²। d डायमीटर होता है, डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो √2πn⁻, d को r/2 लिखेंगे तो ये r²/4 हो जाएगा। यहां से दिख रहा है लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, यानी r की पावर -2 है ना, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Which of the following law of thermodynamics forms the basis for the definition of temperature? टेम्परेचर की बात 0th लॉ में की गई थी, ठीक है ना। 0th लॉ था क्या था, ए और बी इक्विलिब्रियम में है थर्मल, ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ है, तो ए बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। टेम्परेचर की डेफिनेशन 0th लॉ में आई थी। थर्ड लॉ, थर्ड पॉइंट, थर्ड आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़े। A vessel has 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। एक वेसल में 10 ग्राम हाइड्रोजन है, 10 ग्राम हाइड्रोजन है, प्रेशर P है और टेम्परेचर 400 केल्विन है। अब कह रहे हैं ए स्मॉल होल इज मेड सो दैट हाइड्रोजन लीक्स आउट। कंटेनर में एक स्मॉल होल कर दिया गया, थोड़ी सी हाइड्रोजन लीक कर गई। हाउ मच हाइड्रोजन लीक्स आउट, कितनी हाइड्रोजन लीक कर गई। इफ द फाइनल प्रेशर बिकम्स हाफ, आधा हो गया, एंड टेम्परेचर बिकम्स 3/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो सीधा इस तरह का क्वेश्चन जब कभी आए, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला ना लग रहा हो, सीधा आइडियल गैस इक्वेशन, तो PV = μRT सीधा अप्लाई करेंगे। शुरू में कह रहे हैं 10 ग्राम हाइड्रोजन, प्रेशर P मानते हैं, वॉल्यूम V मानते हैं, 10 ग्राम हाइड्रोजन है तो मास हो जाए, मोल हो जाएंगे 10/2, R की जगह R, और टेम्परेचर 400 था तो 400 रख देंगे। बाद में कह रहे हैं प्रेशर जो है आधा हो गया, तो प्रेशर को आधा यानी P/2 कर देंगे। वॉल्यूम कंटेनर का उतना ही रहेगा जितना पहले था, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर 3/4 हो गया प्रीवियस वैल्यू का, तो पहले 400 केल्विन था, अब 3/4 हो गया, तो 400 का 3/4 कर लो तो ये 300 आ जाएगा, तो ये 300 हो गया। जब एक ही डाटा पे दो वैल्यूज दी हो तो हमेशा दोनों को लिखो और डिवाइड कर दो। यहां PV कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा तो इधर 2 बचेगा, उधर 10R कैंसिल हो गया। अच्छा ये गड़बड़ हो गया, यहां मास बाद में कितना बचा, बाद में मास बदल गया ना, तो मास को W मानना पड़ेगा, W, तो बाद में मास मान लेते हैं, W बचा, तो मोल हो जाएंगे W/2। यही तो हुआ, कुछ हाइड्रोजन लीक कर जाएगी तभी तो प्रेशर चेंज हुआ। तो पहले 10 ग्राम मास था, मास कम बचेगा तो W बचा, तो W/2 R × 300, तो ये R कैंसिल हो गया और 0 0 कैंसिल हो गया। ऊपर बचा 4 × 10 40, ये 2 2 तो कैंसिल हो गया। ऊपर बचा 4 × 10 40 और नीचे बचा 3W, तो 40/3W, तो यहां से 6W = 40 आ गया, तो W आ गया 40/6 यानी 20/3 ग्राम। ये क्या निकला,
बाद में बची हुई हाइड्रोजन का मास, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी में जो यहां मास लिखते हो, मोलर मास, सॉरी मोल्स लिखते हो, बचे हुए मोल्स होते हैं। तो इतनी बच गई, वो ये नहीं पूछ रहे कितनी बच गई, वो कह रहे हैं हाउ मच हाइड्रोजन लीक्स आउट, कितनी लीक कर गई। तो पहले 10 ग्राम थी, अब 20/3 ग्राम बची हुई है, तो लीक कितनी हुई, तो लीक्ड मास, कितना मास लीक हुआ, तो लीक्ड मास निकालना है तो शुरू में से इसको घटा दो, तो 10 माइनस 20/3, तो 30 में से 20 गया, 10/3 ग्राम। तो आंसर आएगा 10/3 ग्राम, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ए बॉक्स ऑफ नेग्लिजिबल मास, कह रहे हैं एक कंटेनर है जिसमें n मोल्स हैं आइडियल गैस के, बॉक्स का मास नेग्लिजिबल है, बॉक्स में कोई मास नहीं है, मोलर मास गैस का m है, एडियाबैटिक एक्सपोनेंट y यानी गामा है, मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड v, ये कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इफ द बॉक्स सडनली स्टॉप्स, अचानक से बॉक्स रुक जाए, तो पूछ रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा। कंटेनर में गैस भरी हुई है, गैस के मॉलिक्यूल तो रैंडम मोशन करते ही हैं, लेकिन अब चूंकि कंटेनर चल रहा है, अब कंटेनर अगर लखनऊ से कानपुर पहुंचेगा तो अंदर की गैस भी लखनऊ से कानपुर पहुंचेगी। कहना यह चाह रहे हैं कि जब कंटेनर चलेगा तो गैस में एक एडिशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ट्रांसलेटरी वाली, 12mv², जो उनके पास अपनी होती है ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT 3/2 म्यू RT, वो तो होगी ही होगी ट्रांसलेटरी रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी। एक ये वाली, जब कंटेनर चल रहा है तो उसके साथ गैस भी तो चल रही है, तो ये एक्स्ट्रा मोशन की वजह से एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। वो क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ मास ऑफ द गैस, मास हो जाएगा मोल्स अगर म्यू है, मोल्स अगर म्यू है और मोलर मास m है, तो टोटल मास क्या होगा गैस का, म्यू m, इनटू कंटेनर की स्पीड अगर v है तो गैस की स्पीड भी v होगी, गैस v स्पीड से जा रही है, तो ये एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब जब कंटेनर को अचानक से रोका गया, बोला गया ना सडनली स्टॉप्स, ये सडनली वर्ड पे ध्यान देना होता है, सडनली स्टॉप कर गया कंटेनर, तो जब चलते हुए कंटेनर को अचानक से रोकोगे तो कंटेनर की काइनेटिक एनर्जी जीरो, ये वाली काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो जो गैस मॉलिक्यूल्स के पास ये एडिशनल काइनेटिक एनर्जी थी, ये एकदम से जीरो हो जाएगी। लेकिन आपको मालूम है एनर्जी को डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकते हैं, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी एकदम से जीरो हो गई तो कहीं ना कहीं तो जाएगी किसी ना किसी फॉर्म में, तो कहां जाएगी, तो ये काइनेटिक एनर्जी चली जाएगी गैस के पास इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। क्यों, क्योंकि सडनली कंटेनर को स्टॉप किया गया तो इसको टाइम ही नहीं मिलेगा इधर उधर ट्रांसफर होने का। तो अगर कंटेनर इंसुलेटेड होता तब तो ये मजबूरी में गैस के पास जाती, जो कि कंटेनर से बाहर निकल नहीं सकती थी। लेकिन अगर कंटेनर कंडक्टिंग भी है तो जब सडनली काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो इस काइनेटिक एनर्जी को इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि ये कंटेनर की दीवारों से कंडक्ट होकर बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाए। अचानक कंडक्टर रोकेंगे कंटेनर को तो अचानक से काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, और उस वक्त सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा इसके पास कि ये गैस के पास चली जाए, समा जाए गैस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो ये गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज होगी, यानी ये इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू। अब डेल्टा यू की वैल्यू रख दो, डेल्टा यू की वैल्यू होगी ये 12mv² लिखा, और डेल्टा यू होगा म्यू आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस, म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, आपको डेल्टा टी पूछा जा रहा था, तो डेल्टा टी कितना आ गया सॉल्व होकर, mv² अपॉन इंटू गामा -1 अपॉन 2r, ये डेल्टा टी हो गया। तो mv² इंटू गामा -1 अपॉन 2r, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा थर्ड वाला, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कौन सा स्टेटमेंट कह रहे हैं एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी का नहीं है, नॉट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये होता है, ये तो पहला स्टेटमेंट यही बताया गया था आइडियल गैस में काइनेटिक थ्योरी में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होते हैं, ये भी यही होता है। ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इन कंटेनर मूव विद इक्वल स्पीड, ये गलत है, आपको पता है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया कौन सा गलत है, तो हमें मालूम है कंटेनर में सारे मॉलिक्यूल सेम स्पीड से मूव नहीं करते, हर मॉलिक्यूल की स्पीड अलग होती है, बदलती रहती है, टाइम के साथ भी, पोजीशन के साथ भी वेरिएबल होते हैं, तभी तो आरएमएस एवरेज और ये सब पढ़ा था हम लोगों ने। तो ये थर्ड ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये सब पढ़ा था, तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ ये गलत है।
अगला है आरएमएस स्पीड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इन ए वेसल इज 600 मीटर पर सेकंड। बहुत ज्यादा संख्या में किसी कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल है, उनकी आरएमएस स्पीड 600 मीटर पर सेकंड है। अब कह रहे हैं 25% गैस निकाल दी गई, लीक आउट हो गई, तो पूछ रहा हूं टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पूछ रहे हैं बताइए आरएमएस स्पीड पे क्या असर पड़ेगा। तो आरएमएस स्पीड जो होती है ये √3RT/m होती है। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का यूज ही नहीं होता है, बस ज्यादा होने चाहिए। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो। 2 मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल हैं, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ज्यादा संख्या में मॉलिक्यूल हैं तो फिर कितने हैं, वो 5 लाख हैं कि वो 15 लाख हैं कि वो 50 करोड़ हैं कि वो 100 करोड़ हैं, फर्क नहीं पड़ता। तो चूंकि कुछ गैस निकल गई लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आरएमएस स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो पहले 600 मीटर पर सेकंड थी और बाद में भी 600 रहेगी। हाँ, ऐसे कहते हैं मॉलिक्यूल हमने इतने निकाल दिए, खूब ज्यादा मॉलिक्यूल्स थे, अब हमने उसमें से 99.99% मॉलिक्यूल निकाल दिए, तो संख्या बहुत कम हो जाएगी। संख्या बहुत कम होने पे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा, तब आरएमएस स्पीड बदल सकती है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा संख्या में थे और 25% केवल निकाले गए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मॉलिक्यूल्स के बदल जाने से, और आरएमएस स्पीड सेम रहेगी। तो पहले 600 थी, अब भी 600 रहेगी, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, चेक कर लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दिस, आइडियल गैस में एक्सपेंशन होता है, रिलेशन दिया है PV² = कांस्टेंट, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गया। करेंट टेम्परेचर का क्या होगा, तो आपको पता है एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हुआ मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंड्स का मतलब वॉल्यूम इंक्रीजेस। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, ये तो पता है, लेकिन वो प्रेशर नहीं पूछ रहे हैं, वो टेम्परेचर पूछ रहे हैं। तो प्रेशर को हटाना पड़ेगा, टेम्परेचर को लाना पड़ेगा, तभी हम टेम्परेचर के विषय में कुछ बता सकते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा आइडियल गैस इक्वेशन में। आइडियल गैस इक्वेशन से P को लिख सकते हैं μRT/V और इंटू V² पहले से था, μR सब कांस्टेंट है, ये बनेगा T × V, कांस्टेंट उधर भेज देंगे तो TV = कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, R कांस्टेंट, सबको उधर भेज दिया। यहां से पता चल गया टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम के होगा। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा एक्सपेंशन में, एक्सपेंशन हुआ यानी वॉल्यूम बढ़ा, और वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर घटेगा। तो सही ऑप्शन होगा डिक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो टेम्परेचर घटेगा गैस का, और सही आंसर होगा थर्ड वाला। आगे बढ़ते हैं। ए पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली, इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, बता देते हैं, लेकिन विद फ्रीक्वेंसी f, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी तो आप जानते हो SHM में कांस्टेंट होती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0। काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी पूछते, पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी पूछते, तो वो बदलती रहती है, उनकी फ्रीक्वेंसी बॉडी के फ्रीक्वेंसी के डबल होती है। लेकिन टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है ना। चेक कर लीजिए। सिंपल पेंडुलम में L और T² में ग्राफ, ये भी इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बता देते हैं। 2π√L/G होता है, L में और T² में ग्राफ बनाना है, तो T² प्रोपोर्शनल टू L होगा, तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ PV ग्राफ, PV ग्राफ के स्लोप की बात कर रहे हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, तो ये हो गया PV ग्राफ। सबको याद है PV ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, P प्रोपोर्शनल टू 1/V ऐसे। और ग्राफ देखते ही ये बात इतनी सीख चुके हैं हम लोग कि इस तरह का ग्राफ हो, आगे किसके पैरेलल होने की कोशिश कर रहा है, x के, और x के पैरेलल जब ग्राफ होने की कोशिश करता है तो स्लोप डिक्रीज करता है, तो स्लोप कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। चेक करते जाइए, ठीक है ना। At what temperature will the RMS speed of air molecules be tripled to that of speed at 273? करें किस टेम्परेचर पे आरएमएस स्पीड 273 वाले की 3 गुना हो जाएगी। आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हो, प्रोपोर्शनल टू √T होती है, V = √3RT/m। सेम गैस की बात हो रही है तो मोलर मास कांस्टेंट, R कांस्टेंट होता ही है, 3 कांस्टेंट। अगर गैस बदल जाती तो मोलर मास भी बदल देते, तो V प्रोपोर्शनल टू √T/m हो जाता। खैर यहां यही होगा, तो V² प्रोपोर्शनल टू T, तो V1² / V2² =
T1 स्क्वायर अपॉन T2। सॉल्व कर लो। कह रहे हैं कि स्पीड को ट्रिपल होना है, तो पहले स्पीड v थी, बाद में 3v हो गई। पहले टेम्परेचर था 273, ये स्क्वायर बिना मतलब कर दिया, जरूरत नहीं है। तो पहले स्पीड v थी, बाद में 3v हो गई, और टेम्परेचर पहले 273 था, बाद में कितना हो जाएगा ये निकालना है। ये हो गया, स्क्वायर करना ही पड़ेगा बाद में। 1/9 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 273/T। तो फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा 273 इंटू 9, 2457 केल्विन दिया तो है, लेकिन ये डिग्री सेल्सियस में है तो ये नहीं होगा। केल्विन में बदलोगे तो ये ऑप्शन आएगा डिग्री सेल्सियस में, सेकंड ऑप्शन। तो सही आंसर होगा सेकंड वाला, है ना। द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 3 मोल्स ऑफ रिजिड डायटोमिक गैस। टोटल इंटरनल एनर्जी होती है म्यू ईटा RT/2। मोल दिए हैं 3, डायटोमिक गैस है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 होंगी, R रहेगा, TT रहेगा बाई 2। तो ये 15 RT/2, सही आंसर आएगा 15 RT/2। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। मैचिंग वाला क्वेश्चन है। आइसोकोरिक प्रोसेस से क्या मैच करेगा? तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हमें पता है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो P/T कांस्टेंट होगा, तो A से 4 मैच करेगा। तो सेकंड वाला तो नहीं हो सकता। आइसोथर्मल प्रोसेस में सबको याद ही होता है PV कांस्टेंट होता है, तो B से 3 मैच करेगा, B से 3, तो ये नहीं होगा। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो V/T कांस्टेंट हो जाएगा, तो C से 1 मैच करेगा, तो 1 नहीं होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, थर्ड इज द राइट आंसर, है ना। An electric appliance supplies the heat of 900 joule per minute to the system. If the system delivers a पावर का मतलब इतना वर्क कर रहा है सिस्टम, इतने वॉट। तो देखो ये वॉट दिया है, मतलब जूल पर सेकंड हो गया ये, तो फिर उसको भी जूल पर सेकंड में कन्वर्ट करो। इसको जूल पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 9000 जूल तो है ही है, और मिनट को सेकंड में बदलोगे तो 60 से भाग दे दोगे, तो 0 0, ये कितना आ जाएगा 15, 150। तो ये 150 जूल पर सेकंड आ गया। तो पूछ रहे हैं टाइम दैट इट वुड टेक टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी बाय इतने जूल। सिंपल वही फॉर्मूला हो गया, डेल्टा Q बाई डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा U बाई डेल्टा T प्लस डेल्टा W बाई डेल्टा T। भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में टाइम से डिवाइड कर दिया। डेल्टा Q बाई डेल्टा T आपको 150 जूल पर सेकेंड दिया है, डेल्टा U बाई डेल्टा T आपको निकालना है, और डेल्टा W बाई डेल्टा T यानी वर्क डन 120 दिया है। तो डेल्टा U बाई डेल्टा T आ गया 150 माइनस 120, ये आ जाएगा 30, एक्सक्यूज मी 30 जूल पर सेकेंड, ये आ गया डेल्टा U बाई डेल्टा T। अब कह रहे हैं टाइम बताओ, डेल्टा U इतना दिया, तो ये डेल्टा U हो गया। तो डेल्टा U की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 6 इंटू 10 की पावर 3। तो पूछ रहे हैं डेल्टा T बताओ कितना टाइम लगेगा, वैल्यू रख दो। वैल्यू रखोगे तो डेल्टा U बाई डेल्टा T आपको गिवन है 6 इंटू, सॉरी ये सॉल्व होकर आया है 120 नहीं 30। डेल्टा U दिया है 6 इंटू 10 की पावर 3, डेल्टा T तुम्हें निकालना है और ये 30, तो डेल्टा T सॉल्व हो गया। डेल्टा T आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 3 बाई 30। 30 से ये कटेगा, 0.2 इंटू 10 की पावर 3 यानी 2 इंटू 10 की पावर 2 यानी 200 सेकेंड।
तो 200 सेकेंड लगेंगे इंटरनल एनर्जी को इतना बदलने में। तो सही ऑप्शन होगा थर्ड वाला। इंटरनल एनर्जी ऑफ N1 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ N2 मोल्स ऑफ हीलियम। हाइड्रोजन के N1 मोल्स की इंटरनल एनर्जी UH2 ये हीलियम के N2 मोल्स की इंटरनल एनर्जी के इक्वल है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला वही म्यू ईटा RT बाई 2, वैल्यू रखनी है, केवल वैल्यू रख दो। हाइड्रोजन के लिए म्यू कितना दिया है N1, तो N1 लिख दिया। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमें मालूम है, डायटोमिक गैस है तो 5 होंगी, तो 5। RT तो वही रहेगा बाई 2। हीलियम के लिए नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं N2, तो N2 लिख दिया। अच्छा, टेम्परेचर 2T दिया है तो मोल्स हो गए N2। हीलियम मोनोटॉमिक गैस है तो 3, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3। R टेम्परेचर 2T दिया है बाई 2, ये इक्वल दिया है, इक्वल करा दिया, वैल्यू रख दी। काट दो जो कटेगा, तो RT से RT कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 5N1 इक्वल टू 6N2 आया। तो यहां से N1 बाई N2 निकालना है आपको, तो N1 बाई N2 आ गया 6/5, तो ये आ गया 6/5। तो आंसर हो जाएगा N1 बाई N2 आ गया 6/5, तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, है ना। तो ये था आपका पेपर। तो ये खत्म हुआ, इसको बढ़िया से देखिए, रिवाइज करिए, कोई दिक्कत आए पूछिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। थैंक यू।